तपती दोपहरी थी। सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा था। शहर के सबसे आलीशान सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शानदार कांच के दरवाजे के बाहर सड़क की धूल भरी गर्मी में सब कुछ झुलस रहा था। अस्पताल की इमारत शीशे और स्टील से बनी थी, जो सूरज की रोशनी में किसी महल की तरह चमक रही थी। उसका एयर कंडीशन्ड आराम बाहर की दुनिया की गर्मी और गरीबी का मजाक उड़ाता सा लगता था। ठीक 12 बजे एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे अस्पताल के मुख्य द्वार की तरफ बढ़े। उनका नाम रामनाथ था। उन्होंने एक पुराना मटमैला सा कुर्ता और धोती पहन रखी थी। कंधे पर एक कपड़े का झोला लटका हुआ था और पैरों में घिसी हुई चप्पलें थीं। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जो उनकी उम्र ही नहीं बल्कि जिंदगी के कड़े अनुभवों की कहानी भी कह रही थीं। जैसे ही वह स्वचालित कांच के दरवाजे के पास पहुंचे, वहां खड़े तगड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया। गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी नजरों में सवाल नहीं बल्कि तिरस्कार था। रुको बाबा, कहाँ जा रहे हो? रामनाथ जी ने अपने झुर्रीदार हाथों को जोड़ते हुए बड़ी नरमी से कहा, बेटा, मुझे बच्चों के जनरल वार्ड में जाना है। यहाँ कोई रोहन नाम का बच्चा भर्ती है। गार्ड हंसा। जनरल वार्ड? बाबा, तुम्हें पता भी है ये कौन सी जगह है? ये शहर का सबसे महंगा अस्पताल है। यहाँ जनरल वार्ड ना के लिए है, लेकिन उसका एक दिन का खर्चा भी तुम्हारी महीने भर की कमाई से ज्यादा होगा। उसने अपने साथी की तरफ देखकर आंख मारी। रामनाथ जी ने फिर कहा, बेटा, मैं बस 5 मिनट के लिए उस बच्चे से मिलना चाहता हूं। उसकी मां अकेली है। विजिटिंग टाइम सुबह का था, वो खत्म हो गया। गार्ड ने बेरुखी से कहा, अब शाम को आना। और वैसे भी तुम गलत गेट पर हो। जनरल वार्ड वालों के लिए पिछला गेट है, यहां से नहीं। रामनाथ जी कुछ कहते उससे पहले ही एक बड़ी काली चमकदार गाड़ी आकर रुकी। गार्ड फौरन तनकर खड़ा हो गया और सलाम किया। गाड़ी से एक सूट बूट पहने अमीर आदमी उतरा। गार्ड ने उसके लिए दरवाजा खोला और वह आदमी तेजी से अंदर चला गया। रामनाथ जी यह दोहरा मापदंड देखते रहे। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है बेटा, पिछला गेट कहाँ है? गार्ड ने लापरवाही से हाथ हिलाया, यहां से सीधे जाकर बाएं मुड़ जाना। बेसमेंट की तरफ है। रामनाथ जी उस तपती धूप में फिर से चल पड़े। अस्पताल की इमारत के किनारे किनारे चलते हुए वह पिछले गेट की तरफ बढ़े। यह रास्ता संकरा और गंदा था। यहाँ न कोई चमक थी, न कोई एयर कंडीशन की ठंडी हवा। यहाँ सिर्फ दवाइयों की तेज गंध और कूड़ेदानों की बदबू थी। वह पिछला दरवाजा एक अंधेरे गलियारे में खुलता था, जो सीधे बेसमेंट की तरफ जाता था। यहाँ का माहौल मुख्य लॉबी से बिल्कुल अलग था। कोई सोफे नहीं थे, कोई सजावट नहीं थी। सिर्फ कुछ टूटी फूटी बेंचें थीं, जिन पर थकेहारे चिंता में डूबे लोग बैठे थे। रामनाथ जी ने एक दीवार पर लगे नक्शे पर बच्चों का जनरल वार्ड ढूंढा और उस तरफ चल दिए। वार्ड के बाहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा लगभग बंद था। उन्होंने दरवाजे को हल्का सा धकेला। अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। एक बड़े से हॉल में कई बिस्तर लगे थे। पंखे धीमी गति से चल रहे थे, लेकिन गर्मी और उमस कम नहीं हो रही थी। हर बिस्तर पर एक बीमार बच्चा लेटा था और उसके पास उसकी परेशान माँ या कोई रिश्तेदार बैठा था। हवा में उदासी और लाचारी घुली हुई थी। रामनाथ जी की आंखें रोहन को ढूंढ रही थीं। तभी एक कोने वाले बिस्तर से किसी के सिसकने की आवाज आई। उन्होंने देखा,
एक औरत जमीन पर बैठी अपने घुटनों में सर छिपाए रो रही थी। बिस्तर पर एक छोटा सा बच्चा बेसुध लेटा था। रामनाथ जी धीरे से उसके पास गए। उन्होंने उस औरत के कंधे पर हाथ रखा। लक्ष्मी। लक्ष्मी ने सर उठाया। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। अपने सामने रामनाथ जी को देखकर वह चौंकी और फिर फफक कर रो पड़ी। काका, आप आप यहां कैसे? रामनाथ जी ने उसे सहारा देकर उठाया। मैं ठीक हूं बेटी, तू रो मत। रोहन कैसा है? लक्ष्मी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, काका वो ठीक नहीं है, उसे तेज बुखार है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे कोई बड़ा इन्फेक्शन हो गया है। उसे 1 महीने इंजेक्शन की जरूरत है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। रामनाथ जी ने बच्चे के माथे पर हाथ रखा। रोहन का शरीर तप रहा था। डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर आज शाम तक इंजेक्शन नहीं लगा तो कुछ भी हो सकता है, लक्ष्मी ने कांपती आवाज में कहा। और अस्पताल वाले कह रहे हैं कि अगर हम पैसे जमा नहीं कर सकते तो हमें रोहन को यहां से ले जाना होगा। काका, मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? इसके बाबूजी पिता भी नहीं रहे। रामनाथ जी का दिल बैठ गया। उन्होंने लक्ष्मी के सर पर हाथ फेरा। हिम्मत रख बेटी, भगवान सब ठीक करेगा। मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। तभी एक नौजवान डॉक्टर जो बहुत थका हुआ लग रहा था वार्ड में दाखिल हुआ। उसके गले में स्टेथोस्कोप लटका था और चेहरे पर कई रातों की नींद की कमी साफ झलक रही थी। वह एक एक मरीज को देख रहा था। जब वह रोहन के बिस्तर के पास आया तो लक्ष्मी खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा। डॉक्टर ने रोहन की जांच की, उसकी नब्ज देखी, आंखें देखीं। फिर उसने गहरी सांस ली। इसकी हालत बिगड़ रही है। मैंने नर्स से कहा था इसे इंजेक्शन लगाने के लिए, अभी तक लगा क्यों नहीं? पास खड़ी नर्स ने धीरे से कहा, सर, इनका बिल क्लियर नहीं है, एडमिन ऑफिस से मनाही है। डॉक्टर ने गुस्से से नर्स को घूरा। क्या मतलब है मनाही है? बच्चे की जान से ज्यादा जरूरी बिल है। जाओ और इंजेक्शन लेकर आओ, मैं बात कर लूंगा। नर्स डरते डरते चली गई। डॉक्टर ने लक्ष्मी की तरफ देखा। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं यहां। रामनाथ जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर ने उनकी तरफ देखा। जी, मेरा नाम डॉक्टर समीर है। आप कौन? मैं रोहन का दूर का रिश्तेदार हूं। रामनाथ जी ने कहा, क्या यह अस्पताल, क्या यहां पैसे के बिना इलाज नहीं होता? डॉक्टर समीर के चेहरे पर एक उदास मुस्कान आई। बाबा, यह सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहां इलाज बाद में होता है, बिल पहले बनता है। मैं तो बस एक जूनियर डॉक्टर हूं, मेरे हाथ में जो है कर रहा हूं। लेकिन असली बॉस जो सीईओ हैं मिस्टर आलोक वर्मा, वह इस अस्पताल को किसी दुकान की तरह चलाते हैं। आलोक वर्मा। रामनाथ जी ने यह नाम दोहराया। हाँ, डॉक्टर समीर ने कहा, उनसे मिलना लगभग नामुमकिन है। वह सिर्फ वीआईपी मरीजों से मिलते हैं, हम जैसे लोगों की उन तक पहुंच नहीं। खैर, आप लोग हिम्मत रखिए, मैं रोहन को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर डॉक्टर समीर अगले मरीज की तरफ बढ़ गया। रामनाथ जी की आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी।
उन्होंने अपने झोले को संभाला और लक्ष्मी से कहा, बेटी तू रोहन के पास रह, मैं अभी आता हूं। रामनाथ जी वार्ड से बाहर निकले। उनके कदम अब बेसमेंट से निकलकर अस्पताल की मुख्य इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। वह उस गलियारे से होते हुए वापस उस चमकदार लॉबी में आ गए जहां उन्हें सुबह रोका गया था। इस बार वह गार्ड के पास नहीं रुके। वह सीधे रिसेप्शन की तरफ गए। लॉबी में वैसी ही चमकदमक थी। अमीर लोग आरामदायक सोफों पर बैठे कॉफी पी रहे थे। रिसेप्शन पर एक तेज तर्रार लड़की बैठी थी जिसका नाम रिया था। उसने डिजाइनर कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। रामनाथ जी ने काउंटर पर पहुंचकर कहा, बेटी मुझे इस अस्पताल के सीईओ मिस्टर आलोक वर्मा से मिलना है। रिया ने अपने कंप्यूटर से नजरें हटाए बिना च्युइंग गम चबाते हुए कहा, क्या आपको अपॉइंटमेंट है? नहीं बेटी, लेकिन बात बहुत जरूरी है। एक बच्चे की जान का सवाल है। रिया ने अब उन्हें घूर कर देखा। उनके फटे पुराने कपड़ों पर नजर डाली और हंस पड़ी। बाबा, मिस्टर वर्मा ऐसे ही किसी से नहीं मिलते। वह बहुत बिजी हैं। और वैसे भी जनरल वार्ड की शिकायतें सुनने के लिए वह नहीं हैं। उसके लिए आप कंप्लेंट बॉक्स में पर्ची डाल दो। बेटी, यह शिकायत नहीं है, यह एक विनती है। अगर उस बच्चे को इंजेक्शन नहीं मिला। रिया ने बात बीच में ही काट दी। देखो बाबा, मेरा और अपना टाइम खराब मत करो। मिस्टर वर्मा अभी एक बहुत जरूरी मीटिंग में हैं। वह आप जैसे लोगों से नहीं मिल सकते। आप जाइए यहां से। यहां का माहौल खराब मत कीजिए। रामनाथ जी ने शांति से कहा, बेटी इंसानियत से जरूरी कौन सी मीटिंग होती है? बस एक बार मेरी बात उन तक पहुंचा दो। रिया का पारा चढ़ गया। आपको एक बार में समझ नहीं आता। यह अस्पताल है, कोई धर्मशाला नहीं। यहां सब कुछ नियमों से चलता है। और नियम यह है कि आप मिस्टर वर्मा से नहीं मिल सकते। अब आप यहां से जा रहे हैं या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? रामनाथ जी वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि गहरी पीड़ा थी। ठीक है, अगर तुम नहीं मिला सकती तो मुझे उनका कमरा बता दो। मैं खुद चला जाऊंगा। क्या? रिया अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। वही गार्ड जिसने रामनाथ जी को सुबह रोका था भागता हुआ आया। क्या हुआ मैडम? इस बुड्ढे को बाहर निकालो। रिया ने चीखकर कहा। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। इसे कहो कि एग्जीक्यूटिव फ्लोर की तरफ जाने की सोचे भी नहीं। गार्ड ने रामनाथ जी का हाथ पकड़ लिया। चलो बाबा, बहुत हो गया। तुम्हें सुबह भी समझाया था। यहां से निकलो। रामनाथ जी ने अपना हाथ छुड़ाया। उनकी आवाज शांत पर दृढ़ थी। मुझे छुओ मत, मैं जा रहा हूं। लेकिन याद रखना, इस अस्पताल की नींव में इंसानियत है, व्यापार नहीं। गार्ड और रिया उनकी बात पर हंस पड़े। रामनाथ जी एक आखिरी बार उस चमकदार लॉबी को देखते हुए बाहर निकल गए। अस्पताल के बाहर आकर वह वहीं बेंच पर बैठ गए जहां सुबह सूरज की तपिश थी। अब शाम घिर रही थी। उनका दिल बहुत भारी था। उन्होंने यह अस्पताल किस लिए बनवाया था? ताकि गरीबों का इलाज हो सके। लेकिन आज यह अस्पताल अपनी आत्मा खो चुका था। यह सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बन गया था। उन्होंने अपने झोले में से एक पुराना सा छोटा सा मोबाइल निकाला। उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी।
उन्होंने एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी प्रकाश जी बोल रहे हैं। रामनाथ जी ने कहा, प्रकाश, मैं रामनाथ बोल रहा हूं। दूसरी तरफ कुछ पलों की खामोशी छा गई। फिर घबराई हुई आवाज आई, रामनाथ जी, आप आप कहाँ हैं? और इस नंबर से सब ठीक तो है? प्रकाश शहर के सबसे बड़े चैरिटेबल ट्रस्ट के मुखिया थे। वही ट्रस्ट जो इस अस्पताल का सारा कामकाज देखता था। रामनाथ जी ने कहा, प्रकाश, मैं सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर बैठा हूं। वही अस्पताल जिसे 20 साल पहले मैंने अपनी सारी जमीन बेचकर बनवाया था। जी जी रामनाथ जी। प्रकाश की आवाज कांप रही थी। लेकिन आप वहां? मैं यहां एक मरीज से मिलने आया था, प्रकाश, रामनाथ जी की आवाज भर्रा गई। लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। क्योंकि मैंने फटे पुराने कपड़े पहने थे। क्योंकि मैं गरीब दिखता था। क्या प्रकाश के लिए यह किसी सदमे जैसा था? प्रकाश, मैंने यह अस्पताल गरीबों के लिए बनवाया था। इस शर्त पर तुम्हें सौंपा था कि यहां किसी गरीब को इलाज के लिए मना नहीं किया जाएगा। लेकिन आज यहां एक बच्चा मर रहा है क्योंकि उसकी मां के पास एक इंजेक्शन के पैसे नहीं हैं। और इस अस्पताल का सीईओ आलोक वर्मा मुझसे मिलने से इनकार कर देता है क्योंकि मैं उस जैसा नहीं दिखता। प्रकाश सन्न रह गए। रामनाथ जी, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आलोक हमेशा मुझे बताता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कि हम आपकी शर्तों का पालन कर रहे हैं। कल सुबह, रामनाथ जी ने दृढ़ता से कहा, कल सुबह तुम अस्पताल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और डोनर्स मीट रखो। वही मीट जिसके बारे में आलोक ने तुम्हें बताया होगा। जी, कल सुबह 11 बजे है, प्रकाश ने कहा। ठीक है। उस मीटिंग में मैं भी आऊंगा। और कल ही यह फैसला होगा कि इस अस्पताल को उसकी आत्मा वापस कैसे दिलानी है। और हाँ, बच्चों के जनरल वार्ड में रोहन नाम का एक बच्चा है। सुनिश्चित करो कि उसे रात में ही वह इंजेक्शन लग जाए। बिल बिल मैं दे दूंगा। फोन कट गया। रामनाथ जी ने आसमान की तरफ देखा। अंधेरा घिर आया था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक चट्टानी इरादा था। उसी रात डॉक्टर समीर हैरान रह गया। रात के करीब 10 बजे अस्पताल के ट्रस्टी मिस्टर प्रकाश का सीधा फोन अस्पताल के एडमिन ऑफिस में आया। फोन पर एक ही आदेश था, रोहन जो बच्चों के जनरल वार्ड में है, उसे फौरन सबसे महंगा और सबसे अच्छा इलाज दिया जाए। सारा खर्चा ट्रस्ट उठाएगा। नर्सें भागने लगीं। रोहन को तुरंत प्राइवेट रूम में शिफ्ट करने की तैयारी होने लगी। लेकिन डॉक्टर समीर ने उन्हें रोका। नहीं, बच्चे को इन्फेक्शन है। उसे यहीं सबसे अच्छा इलाज दो। शिफ्टिंग में खतरा हो सकता है। लक्ष्मी, जो अब तक रो रो कर थक चुकी थी, यह सब देखकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार कैसे हुआ। डॉक्टर समीर ने खुद इंजेक्शन तैयार किया और रोहन को लगाया। यह कैसे हुआ डॉक्टर साहब? लक्ष्मी ने पूछा। डॉक्टर समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कोई फरिश्ता आपकी मदद कर गया। अब चिंता मत करो। आपका बच्चा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर समीर को उस बुजुर्ग रामनाथ जी की याद आई। क्या यह सब उन्होंने किया था? लेकिन कैसे? अगली सुबह 11 बजे सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का बड़ा सा ऑडिटोरियम पत्रकारों, शहर के अमीर दानदाताओं और अस्पताल के सीनियर स्टाफ से खचाखच भरा था।
मंच पर अस्पताल के सीईओ आलोक वर्मा खड़े थे, माइक पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। दोस्तों, आलोक वर्मा ने अपनी महंगी टाई ठीक करते हुए कहा, आज मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न सिर्फ राज्य का बल्कि देश का सबसे बेहतरीन और सबसे मुनाफे वाला अस्पताल बन गया है। हमने अपनी प्रीमियम सर्विसेज से यह मुकाम हासिल किया है। तालियां बजीं। हमारा लक्ष्य है कि हम सिर्फ बेस्ट को ही सेवा दें। हम क्वालिटी में विश्वास रखते हैं, क्वांटिटी में नहीं, आलोक वर्मा ने घमंड से कहा। रिसेप्शनिस्ट रिया भी ऑडियंस की पहली कतार में बैठी थी, अपने बॉस की बातें सुनकर गर्व से मुस्कुरा रही थी। तभी ऑडिटोरियम का मुख्य दरवाजा खुला। सबकी नजरें उस तरफ घूमी। दरवाजे पर वही बुजुर्ग रामनाथ जी अपने उसी मटमैले कुर्ते और धोती में खड़े थे। आलोक वर्मा उन्हें देखकर चौंक गया। फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह बुढ़ा यहां तक कैसे पहुंच गया? सिक्योरिटी, आलोक वर्मा माइक पर ही चीखा, इस आदमी को बाहर निकालो। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? दो गार्ड तेजी से रामनाथ जी की तरफ लपके। रुक जाओ, एक भारी आवाज गूंजी। ट्रस्ट के हेड मिस्टर प्रकाश रामनाथ जी के पीछे से निकलकर मंच की तरफ बढ़े। उनके हाथ में माइक था। आलोक वर्मा सकपका गया। मिस्टर प्रकाश, आप इन्हें जानते हैं? यह आदमी कल मुझे परेशान कर रहा था। यह खामोश मिस्टर वर्मा, प्रकाश जी की आवाज में इतनी सख्ती थी कि पूरा हॉल कांप गया। तुम्हारी पूरी सिक्योरिटी और तुम्हारा पूरा मैनेजमेंट इस एक आदमी के सामने कुछ भी नहीं है। प्रकाश जी मंच पर चढ़े। वह रामनाथ जी के पास गए और उनका हाथ पकड़कर उन्हें इज्जत से मंच पर ले आए। आलोक वर्मा, रिया और बाकी स्टाफ की आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रकाश जी ने माइक संभाला। देवियों और सज्जनों, आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस अस्पताल की सफलता का जश्न मनाने के लिए रखी गई है, मैं चाहता हूं कि आप सब उस अस्पताल के असली मालिक से मिलें। हॉल में सन्नाटा छा गया। आलोक वर्मा, प्रकाश जी ने कहा, तुम हर साल फाउंडर्स डे पर एक गुमनाम दानदाता की फोटो पर माला चढ़ाते हो। तुम सबको बताते हो कि किसी महान आदमी ने यह अस्पताल बनवाया था। आज मैं तुम्हें उस महान आदमी से मिलवाता हूं। प्रकाश जी ने रामनाथ जी की तरफ इशारा किया। यह हैं श्री रामनाथ जी। वही रामनाथ जी जिन्होंने 20 साल पहले अपनी हजारों एकड़ पुश्तैनी जमीन बेचकर अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगाकर इस अस्पताल की नींव रखी थी। यह सुनते ही जैसे ऑडिटोरियम में बिजली गिर गई। रिया के हाथ पैर कांपने लगे। आलोक वर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह पसीने से तरबतर हो गया। रामनाथ जी ने माइक अपने हाथ में लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज दृढ़ थी। मैंने यह अस्पताल एक बिजनेस बनाने के लिए नहीं दिया था, उन्होंने बोलना शुरू किया। मैंने इसे एक मंदिर समझकर बनवाया था। एक ऐसा मंदिर जहां हर गरीब को, हर लाचार को पनाह मिले। मैंने यह अस्पताल इस शर्त पर ट्रस्ट को सौंपा था कि यहां का 30% मुनाफा और 30% बिस्तर हमेशा गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए आरक्षित रहेंगे। आलोक वर्मा की तरफ देखकर वह गरजे, लेकिन तुमने क्या किया मिस्टर वर्मा? तुमने उन 30% बिस्तरों को वीआईपी विंग में बदल दिया। तुमने गरीबों के लिए अस्पताल के दरवाजे बंद कर दिए। तुमने इस मंदिर को एक बाजार बना दिया जहां जिंदगियां खरीदी और बेची जाती हैं। कल रामनाथ जी की आवाज भर्रा गई। कल मैं इस अस्पताल में एक साधारण इंसान बनकर आया।
यह देखने की मेरा लगाया हुआ पेड़ कितना बड़ा हो गया है। लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे गेट पर रोका गया। रिसेप्शन पर मेरी बेइज्जती की गई। और जब मैं एक मरते हुए बच्चे की जान बचाने के लिए तुमसे मिलने आया तो तुमने मुझे फालतू लोग कहकर बाहर निकलवा दिया। आलोक वर्मा जमीन पर गिर पड़ा। मुझे मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुम मुझे नहीं, रामनाथ जी ने कहा, तुम इंसानियत को नहीं पहचान पाए। तुमने कपड़ों को पहचाना, पद को पहचाना, तुमने उस कुर्सी को पहचाना जिस पर तुम बैठे थे, लेकिन तुम उस जिम्मेदारी को भूल गए जो उस कुर्सी के साथ आती है। उन्होंने रिया की तरफ देखा। बेटी, तुमने कहा था कि यह कोई धर्मशाला नहीं है। तुम सही थीं। यह एक अस्पताल है और अस्पताल का धर्म किसी भी धर्मशाला से बड़ा होता है। तुमने अपनी नौकरी खो दी है। रिया वहीं रोने लगी। और मिस्टर आलोक वर्मा, प्रकाश जी ने माइक पर घोषणा की, तुम्हारी सारी डिग्रियां और तुम्हारा सारा अनुभव आज इंसानियत के सामने हार गया। तुम्हें इस अस्पताल से, इस ट्रस्ट से अभी इसी वक्त निकाला जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स, जो रामनाथ जी को बाहर निकालने आए थे, अब आलोक वर्मा को पकड़कर बाहर ले जा रहे थे। पूरा हॉल स्तब्ध था। तभी भीड़ में से डॉक्टर समीर आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मंच पर चढ़ा और उसने रामनाथ जी के पैर छू लिए। मुझे माफ कर दीजिए सर, समीर ने कहा। हम सब फेल हो गए। रामनाथ जी ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। नहीं बेटा, तुम फेल नहीं हुए। जब पूरी व्यवस्था पैसे के पीछे भाग रही थी, तब भी तुम अकेले लड़ रहे थे। मैंने तुम्हें कल देखा था। इस अस्पताल को आलोक वर्मा जैसे मैनेजरों की नहीं, बल्कि तुम जैसे डॉक्टरों की जरूरत है। उन्होंने प्रकाश जी की तरफ देखा। प्रकाश, आज से डॉक्टर समीर इस अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर होंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि यहां कोई भी रोहन पैसे की कमी की वजह से इलाज से वंचित न रह जाए। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रेस वाले रामनाथ जी की तस्वीरें खींच रहे थे। हर कोई उस साधारण से दिखने वाले महान आदमी की एक झलक पाना चाहता था। मीटिंग के बाद रामनाथ जी सीधा बच्चों के जनरल वार्ड में गए। रोहन अब जाग रहा था। उसकी हालत में सुधार था। लक्ष्मी उनके पैरों पर गिर पड़ी। रामनाथ जी ने उसे उठाकर कहा, यह तेरा भी अस्पताल है बेटी। अब यहां तुम्हारे बच्चे का सबसे अच्छा इलाज होगा। शाम को रामनाथ जी अस्पताल से बाहर निकल रहे थे। डॉक्टर समीर उन्हें छोड़ने आया। सर, आप हमारे साथ वीआईपी गेस्ट हाउस में क्यों नहीं रुकते? समीर ने पूछा। रामनाथ जी मुस्कुराए। नहीं बेटा, मैं वहीं खुश हूं जहां से आया हूं। यह इमारत, यह चमकदमक, यह सब मेरा नहीं है। मेरा काम बस यह देखना था कि इंसानियत जिंदा है या नहीं। वह बाहर बेंच पर बैठे और अपने झोले से सत्तू की पोटली निकाली। डॉक्टर समीर भी उनके पास बैठ गया। रामनाथ जी ने कहा, बेटा, याद रखना, एक इमारत ईंट और गारे से बनती है, लेकिन एक अस्पताल इंसानियत और संवेदना से बनता है। जिस दिन यह संवेदना मर जाती है, वह अस्पताल नहीं, कब्रगाह बन जाता है। सूरज डूब रहा था। रामनाथ जी उस भीड़ में वापस चले गए जहां से वह आए थे। लेकिन अस्पताल की उस बड़ी इमारत में आज इंसानियत का एक नया सूरज उग आया था। किसी को उसकी हालत से मत आंकना।